Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus of CRPC 1898 and in today's video we are going to start its chapter 5. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 5 of CRPC deals with the topic of arrest, escape and retaking. और ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, कि अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार करना है, उसको अरेस्ट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अरेस्ट होती क्या है। सो अरेस्ट सिंपली मीन्स टू कैप्चर एनी सस्पेक्टेड पर्सन एंड रिस्ट्रिक्ट हिज लाइबिलिटी और फ्री मूवमेंट अंडर प्रॉपर लॉ। कोई भी ऐसा बंदा जिसके ऊपर आपको कोई शक है, कोई मशकूक बंदा है, उसको कैप्चर करना और उसकी लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, यानी कि वो फ्रीली जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसकी इस फ्री मूवमेंट को रोक देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। अब अरेस्ट कैसे की जाएगी, कैसे उस पर्सन को, सस्पेक्टेड पर्सन को कैप्चर किया जाएगा। सो सेक्शन 46 कहता है इन मेकिंग द अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर या कोई भी बंदा जिसको ऑथराइज किया गया है मैजिस्ट्रेट की जानिब से किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो पुलिस ऑफिसर या वो पर्सन जो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, वो उस एक्यूज्ड की, उस सस्पेक्टेड पर्सन की बॉडी को टच कर सकता है, यानी कि उसको कन्फाइन कर सकता है, उसको घेर सकता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, unless there be a submission to custody by words or action। अगर कोई पर्सन अपने वर्ड्स या एक्शंस के थ्रू, यानी कि अगर वो कह देता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, या फिर वो भागता नहीं है, वो अपने जेस्चर से ये चीज़ शो कर रहा है कि मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उस सूरत में पुलिस ऑफिसर जो है वो अदर मीन्स यूज़ नहीं करेगी, यानी कि वो उसको डायरेक्ट हथकड़ी लगा के या उसके पैरों में जंजीर डाल के या उस पर्सन के ऊपर फायरिंग करके उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर उसने खुद कह दिया है कि मैं अपने आप को अरेस्ट करवा रहा हूँ तो दैट इज़ ओके। दूसरी बात सेक्शन 46 कहता है रेजिस्टिंग इंडेवर टू अरेस्ट। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को अरेस्ट करवाने में रेजिस्टेंस इख्तियार कर रहा है, वो रोक रहा है, वो खुद को गिरफ्तार नहीं होने दे रहा, तो फिर क्या होगा। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम, अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती अपने आप को गिरफ्तार करवाने की कोशिश में रेजिस्टेंस इख्तियार करता है, वो रोकता है और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, या फिर भागने की कोशिश करता है ताकि उसको अरेस्ट ना किया जा सके, then such police officer or other person may use all the means necessary to effect the arrest। तो फिर पुलिस ऑफिसर या ऑथराइज्ड पर्सन ऐसे तमाम तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं जिससे उस पर्सन की अरेस्ट को यकीनी बनाया जा सके, यानी कि वो एरियल फायरिंग भी कर सकते हैं ताकि वो बंदा ज़्यादा दूर ना भागे, उसको अरेस्ट किया जा सके। फिर इसी के साथ एक एक्सेप्शन दी गई है that nothing in this section gives a right to cause the death of the person who is not an accused of offense punishable with death or imprisonment for life। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो फिर वहाँ पर उस पर्सन की अरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए आप उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते। सो सेक्शन 46 ने हमें अरेस्ट का तरीकाकार बता दिया। सबसे पहली बात, उसकी बॉडी को कन्फाइन करेंगे उसको अरेस्ट करने के लिए। अगर वो खुद अरेस्ट होने के लिए तैयार है तो फिर नेसेसरी फोर्स ही यूज़ की जाएगी, एक्स्ट्रा मीन्स यूज़ नहीं किए जाएंगे।
उसके बाद है सेक्शन 47। सेक्शन 47 बात करता है सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, कि उस जगह की तलाशी जहां पर वो बंदा दाखिल हो गया है जिसको पुलिस ने अरेस्ट करना है। तो फिर क्या होगा? If any person acting under the warrant of arrest or the police officer having the authority to arrest has the reason to believe that the person to be arrested has entered into any place, the person residing it or being in charge of such place shall on demand of the person allow him free ingress and afford all the reasonable facilities for the search therein। कि अगर कोई पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, उसको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है कि वो फलाम बंदे को अरेस्ट कर सकता है, या पुलिस ऑफिसर जिसने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, अगर अरेस्टिंग अथॉरिटी का ये रीज़न टू बिलीव है कि जिस पर्सन को हमने अरेस्ट करना है वो किसी ऐसी जगह पर एंटर हो गया है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, किसी का घर है, किसी की रेजिडेंस है जहां पर वो एंटर हो चुका है, और उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उस घर में दाखिल होना ज़रूरी है, तो फिर उस घर का जो इंचार्ज होगा जिसकी रेजिडेंस में वो बंदा एंटर हो गया है, उस पर्सन के लिए कंपलसरी है, शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो पुलिस ऑफिसर की डिमांड के ऊपर उन पुलिस ऑफिसर को अपने घर में अलाउ करेगा, यानी कि वो उनका दाखिला अपने घर में यकीनी बनाएगा, और तमाम रीजनेबल फैसिलिटीज़ जो भी मुनासिब सहूलियात पुलिस ऑफिसर को रिक्वायर हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वो तमाम रीजनेबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उस पुलिस ऑफिसर को, ताकि जिस पर्सन को, जिस सस्पेक्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आई है उसकी अरेस्ट को यकीनी बनाया जा सके। यानी कि आप किसी पर्सन के घर को सर्च भी कर सकते हैं किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और वो बंदा आपको फ्रीली अपने घर में अलाउ करेगा, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद है सेक्शन 48। सेक्शन 48 बात करता है प्रोसीजर वेयर द इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अब सेक्शन 48 कहता है कि अगर आपको उस घर में दाखिला नहीं दिया जाता तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। सो सेक्शन 48 कहता है इफ़ द इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 के अंडर अगर किसी पर्सन को उस जगह पर दाखिला नहीं दिया जाता, उसको अलाउ नहीं किया जाता, देन इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर द पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट। तो फिर शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बंदे के लिए कानूनी है, पुलिस ऑफिसर के लिए या जो ऑथराइज पर्सन है जिसको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, that in any case in which the warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for the police officer to enter such place, search and in order to effect the entrance to break open any outer or inner door or window of any house or place। फिर यहाँ पर कहा गया है कि अगर तो वो बंदा सर्च वारंट ले जाने के लिए अगर तो मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो इतने में जो ये बंदा इस घर के अंदर मौजूद है वो यहाँ से भाग जाएगा, उसकी अरेस्ट को यकीनी नहीं बनाया जा सकेगा, तो फिर विदाउट वारंट वो पुलिस ऑफिसर या वो ऑथराइज पर्सन उस पर्सन के घर को सर्च करने के लिए, उस पर्सन के घर में दाखिल होने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए कानूनी है कि वो उस घर के बैरूनी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अपना दाखिला अंदर यकीनी बना सकते हैं। यानी कि जहां पर उनको लगता है कि सर्च वारंट लेकर आने में टाइम ज़ाया हो जाएगा, सस्पेक्टेड पर्सन भाग जाएगा, तो सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वो उस घर के बैरूनी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अपनी सर्च को यकीनी बना सकते हैं, उस घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और उस घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जहां पर पुलिस ऑफिसर को फ्रीली घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा तो पुलिस ऑफिसर दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए घर के खिड़कियां दरवाजे भी तोड़ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 49 के ऊपर। सेक्शन 49 बात करता है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर द पर्पस ऑफ द लिबरेशन। सेक्शन 49 में कहा है कि अगर तो
पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए किसी के घर में दाखिल हुए हैं और इन रिटर्न उन पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर कन्फाइन कर दिया गया है, तो वो पुलिस ऑफिसर अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। So, any police officer or other person authorized to make the arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein. अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी सस्पेक्टेड पर्सन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए किसी के रेजिडेंस में एंटर हो गए हैं और इन रिटर्न उन पुलिस ऑफिशियल्स को उस रेजिडेंस में लॉक कर दिया जाता है और एक्यूज्ड अगर वहां से भाग जाता है, सस्पेक्टेड पर्सन वहां से भाग जाता है, तो ये पुलिस ऑफिसर अपनी कन्फाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए, जो उनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया है उससे बचने के लिए, वो उस घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अपने आप को उस घर से बाहर निकाल सकते हैं। सेक्शन 48 में क्या था? घर में दाखिल होने के लिए पुलिस ऑफिसर खिड़कियां दरवाजे तोड़ सकते हैं। सेक्शन 49 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को या ऑथराइज्ड पर्सन को अंदर जो है वो रॉन्गफुली डिटेन कर दिया है, तो वो बाहर निकलने के लिए भी घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 50, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। The person arrested shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape. अब इस सेक्शन 50 में बात की गई है, जिसे हमने सेक्शन 48 में पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर तमाम नेसेसरी मीन्स यूज करते हुए उस पर्सन की अरेस्ट को यकीनी बना सकती है। सेक्शन 50 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए गए हैं और वो सस्पेक्टेड पर्सन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर अप टू द लिमिट ऑफ नेसेसिटी वो फोर्स यूज करते हुए उस पर्सन की अरेस्ट को यकीनी बनाएंगे। यानी कि पुलिस ऑफिशियल्स का काम क्या है कि आपने कितनी फोर्स यूज करनी है ताकि उस बंदे को भागने से रोका जा सके। तो जहां पर वो बंदा खुद पुलिस ऑफिसर को अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार है, तो वहां पर आप एक्स्ट्रा फोर्स यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप एरियल फायरिंग नहीं कर सकते, उसको हैंडकफ्स नहीं लगा सकते, हथकड़ियां जंजीरें उसके पाँव में नहीं डाल सकते। सो अप टू द लिमिट ऑफ द नेसेसिटी रिस्ट्रेंट ही पुलिस ऑफिशियल्स यूज करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 51। सेक्शन 51 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अब पुलिस ऑफिशियल ने सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर दिया, अब उसकी तलाशी किस तरह से ली जाएगी? सो व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर द वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ द बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ द बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल। पहली बात कि अगर किसी पुलिस ऑफिशियल ने या किसी भी ऑथराइज पर्सन ने किसी पर्सन को अंडर द वारंट अरेस्ट किया है, ठीक है, जिस वारंट के अंदर उस पर्सन को बेल नहीं दी जा सकती, या फिर अगर उसको बेल मिलती भी है तो वो बेल बॉन्ड्स कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं कर सकता, वो जमानतनामे जमा नहीं करवा सकता। या फिर दूसरी सिचुएशन, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय प्राइवेट पर्सन अंडर द वारंट एंड कैन नॉट बी लीगली एडमिटेड टू बेल और इज अनएबल टू फर्निश द बेल। या अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है या किसी प्राइवेट पर्सन ने अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट उस पर्सन को अरेस्ट किया है और वो पर्सन अपनी उस वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर उसको बेल नहीं दी जा सकती, या अगर बेल दी भी गई है तो वो बेल बॉन्ड सबमिट नहीं कर सकता, तो वहां पर क्या होगा? द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all the articles other than necessary wearing apparels found upon him। तो अगर तो पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है
तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को सर्च करेगा, उसकी तलाशी लेगा, या अगर उस पर्सन को किसी प्राइवेट पर्सन ने अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट किया है तो फिर ये प्राइवेट पर्सन इसको पुलिस के हवाले करेगा और फिर पुलिस इसको सर्च करेगी और ड्यूरिंग दी सर्च उस बंदे की जेब से, उस बंदे के पास से जो भी ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी, जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे, वो उनकी एक लिस्ट बनाएगा और उनको अपनी सेफ कस्टडी में रख देगा, सिवाय उन कपड़ों के जो कि उस एक्यूज्ड पर्सन ने पहने हुए हैं। उनके अलावा जितनी भी चीज़ें उससे बरामद होंगी पुलिस ऑफिशियल उसको अपनी सेफ कस्टडी में रख देगा। उसके बाद है सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है मोड ऑफ सर्चिंग दी विमेन। अब यहाँ पर बात की जा रही कि अगर किसी औरत को सर्च करना है, उसकी तलाशी लेनी है तो क्या तरीकाकार होगा। सो व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज द वुमेन टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद रिगार्ड स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। जहाँ पर ज़रूरी है कि किसी विमेन की तलाशी ली जाए, उसको सर्च किया जाए, तो सबसे पहला जो कानून है वो क्या है कि उस औरत की सर्च एक दूसरी औरत ही करेगी। पुलिस ऑफिशियल्स उस औरत को सर्च नहीं कर सकते, यानी कि जो विमेन की सर्च है वो हमेशा लेडी कांस्टेबल करेगी, बट विद रिगार्ड्स टू स्ट्रिक्ट डिसेंसी, यानी कि उसके पर्दे का प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे जाके सर्च करना शुरू कर दो या अवाम के सामने, जिससे उसकी इंसल्ट हो। तो आपने तमाम मोड एंड मैनर ऐसा इख्तियार करना है जिससे उस विमेन की डिसेंसी किसी भी तरह से खराब ना हो। सो सेक्शन 52 ने क्या कहा, विमेन की सर्च करनी है तो लेडी कांस्टेबल ही करेगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 बात करता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब यहाँ पर बात की गई है ऑफेंसिव वेपन्स की, यानी कि ऐसे वेपन्स जिनसे कोई ऑफेंस होने का खतरा हो, जिससे कोई ऑफेंस कमिट किया जा सकता है, उनको सीज करने की पावर किसके पास है। सो द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर द कोड मे टेक फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन। कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऑथराइज है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इस सीआरपीसी के अंडर, वो उस पर्सन को सर्च करने के बाद उससे जितने भी ऑफेंसिव वेपन्स हैं वो उससे ले लेंगे एंड शैल डिलीवर ऑल द वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर्स बिफोर विच और whom the officer or other person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। यानी कि प्राइवेट पर्सन ने उससे ऑफेंसिव वेपन्स लिए और पुलिस के हवाले कर दिए। अगर पुलिस ऑफिसर उससे कोई ऑफेंसिव वेपन्स ले लेती है, अपने पास रख लेती है, तो पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है कि वो इन ऑफेंसिव वेपन्स को कोर्ट में पेश करेगा। दोनों केसेस में, जहां पर प्राइवेट पर्सन ने उसे ऑफेंसिव वेपन्स लेके पुलिस को दिए हैं या पुलिस ने डायरेक्टली उस एक्यूज्ड से, उस सस्पेक्टेड पर्सन से ऑफेंसिव वेपन लिए हैं, तो दोनों सूरतों में वो इन तमाम ऑफेंसिव वेपन्स को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 53A। सेक्शन 53A बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एक्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, when a person is arrested on the charge of committing an offense of rape, unnatural offense or sexual abuse or attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376, 377 and 377B respectively, and there are reasonable grounds for believing that examination of such person will afford evidence to the commission of the offense। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है जिसके ऊपर ये चार्ज है कि उसने सेक्शन 376, 377 और 377B के अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि रेप का ऑफेंस, सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है या इन ऑफेंसेस को कमिट करने की कोशिश की है, और पुलिस ऑफिशियल्स को लगता है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि अगर इस पर्सन को मेडिकली एग्जामिन किया जाए तो हो सकता है कि इस कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड कुछ एविडेंस बरामद हो जाए, यानी कि इसकी इन्वॉल्वमेंट इन ऑफेंसेस के अंदर शो हो जाए इस पर्सन को एग्जामिन करने के बाद, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और बाय लोकल अथॉरिटी टू मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज द फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस।
तो फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहा है, उस सस्पेक्टेड पर्सन को, उस अरेस्टेड पर्सन को इस मेडिकल प्रैक्टिशनर के हवाले किया जाएगा और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर फिर उस पर्सन को एग्जामिन करेगा। अगर वो पर्सन सैम्पलिंग प्रोवाइड करने से इनकार कर देता है तो फिर ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जितनी भी नेसेसरी फोर्स है वो यूज़ करते हुए उस पर्सन से सैंपल्स की कलेक्शन करेगी। उसके बाद है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब उस पर्सन को एग्जामिन करेगी तो वो विदाउट डिले अपनी एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, यानी कि बगैर किसी ताख़ीर के वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेगा। उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में वो क्या क्या चीज़ें लिखेगा, सबसे पहले उस एक्यूज्ड का नाम, उसका एड्रेस लिखा जाएगा और जिस पुलिस ऑफिशियल ने इस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास इस एक्यूज्ड को लाया है उसका नाम लिखा जाएगा। एक्यूज्ड की एज मेंशन की जाएगी। अगर उस एक्यूज्ड की बॉडी के ऊपर किसी तरह के मार्क्स वगैरह हैं इंजरी के या कोई स्क्रैचेस ब्रूसेस वगैरह हैं तो वो चीज़ उसने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है। इसके अलावा जितने भी सैंपल्स उसने उसकी बॉडी से कलेक्ट किए हैं, चाहे वो ब्लड सैंपल्स है, डीएनए सैंपलिंग है, जो भी सैंपल्स लिए हैं उन सैंपल्स का जिक्र करेगा। और उसके बाद फिर इस पर्सन को एग्जामिन करने के बाद, सैंपलिंग लेने के बाद जो रिपोर्ट आई है, यानी कि जो कंक्लूजन आया है, जो नतीजा निकला है कि इन सैंपलिंग का क्या रिजल्ट है, वो भी रिपोर्ट के अंदर बाकायदा मेंशन किया जाएगा। अब जैसे ही ये मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके साथ रिपोर्ट के ऊपर एक और चीज़ भी मेंशन की जाएगी कि एग्जैक्ट टाइम और डेट लिखी जाएगी कि किस टाइम इसका मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था और किस टाइम एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है। जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी फिर इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, जो आईओ है, जो इसके पास इस एक्यूज्ड को लेकर आया है, उसको रिपोर्ट दी जाएगी और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी इस रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेगा। वो डायरेक्टली जज को जाकर रिपोर्ट नहीं देगा बल्कि थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो चालान सबमिट करेगा और उसके साथ इस रिपोर्ट को सबमिट कर देगा। सो सेक्शन 53A ने हमें तरीका बता दिया फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। जहां पर किसी पर्सन को एग्जामिन करना जरूरी है तो उसके एग्जामिनेशन का क्या तरीकाकार होगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 46 से सेक्शन 53A तक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई वारंट इशू किया है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए तो अरेस्ट कैसे की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट वारंट अरेस्ट करने का क्या तरीकाकार है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।